नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 5 अगस्त 2026। 5 अगस्त है आज। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 के कुछ प्रावधानों को निलंबित भी किया गया था। 8 वर्ष उसके भी हो गए हैं। आज हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं भाइयों बहनों? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल कल द हिंदू में लिखा गया था, जिसमें एआई एंड जो मॉडर्न साइंसेज हैं उनके कुछ चीज़ों को, ख़ास तौर से एआई को और साइबर को नेशनल सिक्योरिटी के लिए नया थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। न केवल नेशनल सिक्योरिटी बल्कि समग्र वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बहुत ही बड़े थ्रेट के तौर पर भी उन्होंने उसे प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो इसको ज़रा हम लोग देखेंगे। उसके अलावा सीआरपीएफ एक्ट जो 2026 है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और उसके साथ साथ सोलर एनर्जी में भारत ने परचम लहराया है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि 72 बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड आंसर राइटिंग शुरू कर लीजिए। देखिए, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको स्पष्ट बताऊँ। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पास बहुत सारे बच्चे होते हुए भी मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ कि बच्चे फंसे ना। पता चला मैंने अनाउंस कर दिया आंसर राइटिंग कर, आपने परचेज भी कर लिया और फिर कल को पीटी का डेट आ जाता है, तो ये आपके लिए सही नहीं होता है। इसलिए मैं आपको वेट कर रहा था। आंसर राइटिंग का मैं शुरू करूंगा जीएस का। इस एक वीक में बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन डेट भी आपको दे दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से जुड़िएगा आप। मैं जैसे ही शुरू करूंगा तो उसके बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और अपने हिसाब से ही जुड़िएगा। फिलहाल में जो चल रहा है उसे 72-73 दोनों के बच्चे जुड़े हैं और लेखन भी कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए, आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई जा रही हैं। कुछ फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, ये आर्टिकल है द हिंदू का कि एआई एंड साइबर द डबल हेलिक्स ऑफ टुडेज सिक्योरिटी थ्रेट। दोहरा चुनौती वो बता रहे हैं। एम.के. नारायणन इनका नाम है, पूर्व निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे हैं ये, और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। जब इस तरह के व्यक्ति कुछ कहते हैं तो उसे रुक के ठहर के ज़रूर ही देखना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा। इन्होंने कहा है कि एआई और साइबर खतरों का संयोजन आधुनिक दुनिया के लिए, ये केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि समग्र विश्व के लिए कह रहे हैं ये, कि समग्र विश्व के लिए एक सबसे गंभीर चिंताओं में से एक बनकर उभर रहा है। देखिए, कोई भी तकनीक जो है, चाहे वो AK-47 हो, चाहे वो दवाइयाँ हों, ये खतरा नहीं होता है। तकनीक अपने आप में कोई भी चुनौती उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, उससे चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। जैसे मैंने AK-47 कहा, ये आज तक के सबसे सक्सेसफुल असॉल्ट राइफ़ल है, AK-47 जिसको कहा जाता है। AK-47 अगर आर्मी मैन के पास में है, पुलिस कर्मियों के पास में है, तो आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन वही AK-47 अगर टेररिस्ट के पास होता है तो क्या होता है, नागरिकों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो एआई क्या है? एआई तो एक तकनीक है, उसका किस प्रकार से और किस पर्पस से उपयोग किया जा रहा है, इसके कारण से चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो यही चीज़ इन्होंने बताने का प्रयास किया इन्होंने कि क्या मशीन को ऑटोनोमस खुद से ये फैसला करने का अधिकार दे दिया जाना चाहिए कि वो किसी इंसान की जान ले सकता है? क्या मशीन कोई भी देश का हो, मान लीजिए चाइनीज़ हो, भारतीय हो, अमेरिका, किसी भी देश का कोई मशीन जो है, मशीन जिसमें इंसानी संवेदना नहीं है अभी तक, वो केवल एक प्रोग्राम्ड किया हुआ रट्टू तोता है, उसको क्या इतनी इजाज़त दे दिया जाना चाहिए कि वो किसी इंसान के मृत्यु का फैसला ले सके? इसी को लेकर के इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एआई अब केवल क्या परिचालन दक्षता का तंत्र नहीं रह गया, बल्कि एक नितांत बुनियादी आवश्यकता बन गया है। एआई संचालित मालवेयर अपने इकोसिस्टम के अनुसार से खुद को ढालते हैं, जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं अब उन्हें ना के बराबर पकड़ पाते हैं। एआई वाले जो वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो अगर कंप्यूटर में घुस जाए तो कंप्यूटर के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। उन्हें डिटेक्ट करना एंटीवायरस के बस की बात ही नहीं होती है। तो एंटीवायरस जैसी चीज़ें तो कुछ वर्षों में ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। एक नया विघटनकारी युग, एजेंटिक एआई से जनरेटिव एआई अलग है, एक बड़ी ताकत बन रहा है। इसके कारण से एआई कार्यान्वयन की समस्याएं अधिक जटिल होने लगी। अब कुछ नाम मैं आपको दूंगा, जैसे एंथ्रोपिक के माइथोस नामक एक नया सिस्टम विकसित किया है अमेरिका ने। माइथोस जो है विशेषज्ञों के अनुसार से ऑपरेटिंग सिस्टम में कमजोरियों का पता लगाने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित करता है, अर्थात
माइथॉस को उपयोग करके किसी बड़े से बड़े सिस्टम की आप कमियां, कंप्यूटर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, नेटवर्क सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं, उनकी कमियों को चुटकियों में, आपने कभी जीवन में कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं और आप किसी भी बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। हैक करने का क्या तात्पर्य होता है? हैक करने का तात्पर्य होता है जो लीगल वे है लॉगिन पासवर्ड डाल के किसी सिस्टम प्रवेश करने का, वो लीगल वे ख़त्म हो जाता है। उसके बिना भी आप सिस्टम प्रवेश करके हर चीज़ का उपयोग आप कर सकते हैं। एआई ने आधुनिक युद्ध को ही पहले से बदल दिया है, जैसे कि रूस यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुएला में अटैक किया गया, वहाँ पर एआई की बड़ी मात्रा में उपयोग हमें देखने को मिली है। दो यहाँ पर टूल के नाम हैं, इनके बारे में ज़रा डिटेल पढ़ेंगे। गोलकीपर एंड व्हिपलैश, व्हिपलैश नाम है, जैसे युद्ध सामग्री स्वतंत्र रूप से लक्ष्यों की पहचान कर उन पर हमला कर सकते हैं। ये वो मशीनें हैं जो इंसानों की जान लेती हैं ऑटोनोमस तौर पर। इनको कोई इंसान कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ये मशीन जो है खुद से लक्ष्य की पहचान करती हैं, टारगेट की पहचान करती है, उस टारगेट को फिर एलिमिनेट कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो ये मशीन वो हैं जो ऑटोनोमस तौर पर किसी भी इंसान की जान ले सकती हैं। इस प्रकार की मशीनें बनाई जा चुकी हैं और इनका उपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है। WEF ने चेतावनी दी है कि हालांकि एआई साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगा, लेकिन ये अधिक परिष्कृत स्वचालित हमलों को भी सक्षम कर, वही AK-47 वाली बात कि इसका उपयोग करके हम देश को सुरक्षित भी कर सकते हैं और इसका उपयोग करके देश के लिए सुरक्षा खतरा भी पैदा कर सकते हैं। एआई सत्ता परिवर्तन, इसके जोखिम एंड एआई पावर शिफ्ट एंड इट्स रिस्क, जैसे जैसे एजेंटिक एआई जो सामान्य आपके चैट के जवाब देते हैं की जगह पर जनरेटिव एआई ले आए। जनरेटिव एआई अपने स्तर से सोच समझ करके फैसला लेकर के चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। ये सिस्टम को और भी ज़्यादा ऑटोनोमस बना रहा है। इस ऑटोनोमस के कारण से क्या हो रहा है कि एआई अपने स्तर से फैसला ले रहा है। लेकिन क्या एआई जो है ये बाइस्ड नहीं है? क्या एआई के अंदर एल्गोरिदम जो डाले गए हैं, क्या एआई के अंदर जो इनपुट डाला गया है, जो उसको नॉलेज दिया गया है, क्या वो नॉलेज एक पक्षीय है या बहुपक्षीय है? क्या वो सभी प्रकार की चीज़ों को समझ सकता है अनबाइस्ड तरीके से, या उसके अंदर बाइसनेस है? तो कई सारे जगहों पर हमने देखा है कि एआई सिस्टम जो होते हैं ये बाइस्ड होते हैं। बाइस्ड का तात्पर्य है कि ये एक पक्षीय होते हैं। कट्टरता कई बार इनमें हावी होती है, महिलाओं को लेकर के पूर्वाग्रह हो सकता है, जातिगत भेदभाव हो सकता है इनके अंदर, क्योंकि हमने जो इनको डेटा फीड किया है ये तो उसी के आधार पर काम करेंगे। तो जब इसी दुनिया के आधार पर उन्होंने सीखा है तो उनके अंदर भी ये सब चीज़ें हो ही सकती है। एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, अगर उसके आसपास का माहौल ही जातिगत, सांप्रदायिक, गरीब अमीर और उसके अलावा कट्टरपंथ इत्यादि से भरा हुआ हो, जैसा कि दुनिया है अभी, तो क्या वह बच्चा इन चीज़ों से बचा रह सकता है? इंसान का बच्चा तो पढ़ लिख करके एक बार को बच भी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपनी मानवीय संवेदनाएं होती हैं। लेकिन मशीन में ऐसी मानवीय संवेदना नहीं होती है। जब वो किसी चीज़ को डेटा के आधार पर एक बार सीख लेंगे तो फिर सीख लेंगे, उसी के आधार पर फिर वो फैसला लेंगे। तो यही चीज़ उन्होंने कहा है कि एल्गोरिदम इत्यादि जो है ये पूर्वाग्रह से बाइस हो सकते हैं, कट्टरपंथ की ओर सरकारों को, सेनाओं को, या जिनको एआई से मदद चाहिए उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई लास्ट मोमेंट है जिस समय अटैक होने वाला है, उस समय कोई व्यक्ति अगर फैसला ले रहा होगा तो हो सकता है एक बार को ह्यूमन मानवीय संवेदना के कारण से अटैक ना करे, रुक जाए, जान मारने की जगह पर वो कोशिश करे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, कैप्चर किया जाए। वहीं पर अगर एआई होगा, एआई क्या लास्ट मोमेंट में अपना फैसला चेंज कर सकता है कि किसी आदमी की जान लेनी है या उसको केवल अरेस्ट करना है? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट पर जहाँ पर इंसानी संवेदनाएं काम आती हैं, वहाँ पर एआई जो है वो फैसला नहीं ले पाएंगे। इसलिए अलग प्रकार का यह क्या है, थ्रेट है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन के मूनशॉट एआई ने अपनी नवीनतम एआई संस्करण बनाने के लिए एंथ्रोपिक के परिष्कृत लार्ज लैंग्वेज मॉडल फेबल से चोरी की है, जिसे चीन ने खारिज कर दिया। अमेरिका हमेशा से कहता है कि चीन जो कुछ भी बनाता है अमेरिका की तकनीक को चोरी कर लेता है और उसी ही के हिसाब से वह चीज़ों को बनाता है। इसी प्रकार की इन्होंने इसमें कहा है कि अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये हमें बड़े मानवीय त्रासदी की ओर ले जा सकता है, जहाँ पर देशें आप एक दूसरे के साथ में उलझ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा और तनाव का माहौल ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इंसानों की जगह पर मशीनें फैसला लेने लग जाएंगी।
इन्होंने दो सिस्टम की बात की। गोलकीपर वेपन सिस्टम, जरा समझते हैं क्या है। गोलकीपर नीदरलैंड द्वारा विकसित एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है। यह मुख्य रूप से नौसैनिक जहाज़ों पर तैनात की जाने वाली एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वायत्त और स्वचालित है, 100% ऑटोनोमस है। यही चीज़ डेंजरस है ये इसमें। एक बार चालू होने के बाद यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना संपूर्ण हवाई रक्षा प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से अंजाम देती है, जिसमें निगरानी, रडार द्वारा पहचान, लक्ष्यों को प्राथमिकता देना और उन्हें नष्ट करना शामिल होता है। यानी कि कंप्लीटली ऑटोनोमी है इसके पास कि यह क्या फैसला लेगा क्या नहीं, और एआई का इसमें उपयोग किया गया है। मारक क्षमता, इसमें 30 mm की 7 बैरल गैटलिंग गन लगी होती है जो प्रति मिनट 4200 राउंड फायर कर सकती है। इतना खतरनाक वेपन ये ऑटोनमस बनाया गया है। इसी प्रकार से विपलैस है, किसने बनाया ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पेंटागन का एक उन्नत और आधुनिक स्वायत्त हथियार कार्यक्रम है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक वाहन जैसे जेट स्की को पूरी तरह से मानव रहित एआई संचालित सशस्त्र समुद्री नौकाओं में बदल देना है। सशस्त्र समुद्री नौकाओं में बदल देना, ऑटोनोमस तरीके से मशीनें चलेंगी और यह अटैक कर सकती हैं। यह तकनीक स्वार्म वॉरफेयर, झुंड में हमला करने की रणनीति का हिस्सा है। ये स्वायत्त प्रणालियां एजेंटिक एआई का उपयोग करती हैं, जिससे वे स्वतंत्र रूप से समुद्र नेविगेट करके दुश्मन के लक्ष्य को पहचान करके सटीक हमला कर सकती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो बन रही है वो क्या है, इसमें एआई और एआई के साथ साथ स्वायत्तता भी दिया गया है। अब यहीं पर चिंताएँ उठती हैं कि इंसानी जीवन समाप्त करने का स्वतंत्र अधिकार क्या मशीनों को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, यही यहाँ पर सवाल उठाया जाता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इन दोनों को भी याद रखिएगा जो आपको मैंने दो टूल के नाम बताए हैं। यहाँ से प्रीलिम में सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे ये गोलकीपर और ये क्या है, तो आप बता सकते ऑटोनोमस एआई वेपन सिस्टम है जो ऑटोनोमस तरीके से, स्वायत्त तरीके से फैसला लेकर के रक्षा करती है। नेक्स्ट टॉपिक है ये सीआरपीएफ एक्ट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ अधिनियम को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, मैं सीआरपीएफ बार बार बोल रहा हूँ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ में बहुत सारे आते हैं, आपने शायद एग्ज़ाम भी दिया होगा, यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये सीएपीएफ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेवारत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि भाई आप क्या करें, आप आकर के जवाब दें, क्योंकि ये ऑफिसर्स के द्वारा दिया गया है। सेवारत अधिकारियों ने हाल ही में लागू किए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है कि यह संवैधानिक नहीं है और यह केंद्रीय पुलिस बल के अधिकारों के साथ कहीं न कहीं हनन है। सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नोटिस भी जारी कर दिया गया। मुख्य याचिकाकर्ता कौन है? इस मामले मुख्य याचिकाकर्ता सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट विभोर कुमार सिंह हैं। वह शौर्य चक्र के विजेता हैं। 2022 में बिहार में एक माओवादी विरोधी अभियान के दौरान अपने दोनों पैर इन्होंने खो दिए थे। तो याचिकाकर्ता कोई सामान्य नहीं है, जो हैं उनको शौर्य चक्र मिला हुआ है और इन्होंने अच्छे काम भी किए हुए हैं। इन्होंने पिटीशन डाला है कि ये एक्ट जो है ये सही नहीं है। अब ज़रा इस एक्ट को समझेंगे कि क्या है ये एक्ट। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 में क्या है ये, तो भारत की संसद द्वारा 2 अप्रैल 2026 को पारित किया गया था। सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 9 अप्रैल 2026 को इसे नोटिफाई भी कर दिया गया। तो नोटिफाइड है मतलब लागू भी कर दिया गया है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भीतर भर्ती, सेवा की शर्तें, क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से देखिएगा, क्या क्या कहा जा रहा है कि भर्ती, सेवा की शर्तें, प्रशासनिक पदानुक्रम को नियंत्रित करना, एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की विद इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, विशेष रूप से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में है। कि मान लीजिए जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ किस में आता है? सेंट्रल पुलिस फोर्स में आता है। तो बीएसएफ में कोई अफसर कमांडेंट के तौर पर काम कर रहा है कई वर्षों से, लेकिन हो सकता है कि उसका जो ऊंचे पद है उसमें, मान लीजिए उसका जो ऊपर वाला पद है उस पर कोई आईपीएस आकर के बैठ जाएगा। तो इसी का वो विरोध कर रहे हैं कि जीवन भर हमने काम किया बीएसएफ में, हमने राजस्थान से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक में धूले खाई है, हमने कमांड किया इस फोर्स को, और आप आकर के हमारे ऑफिसर बनकर बैठ जाते हो। आईपीएस आपने काम किया शहर में और आपको हमारा प्रमुख बना दिया जाता है
है ना। इसी का वो विरोध कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। जिसने जिस क्षेत्र में जीवन भर काम किया है उसी को उस क्षेत्र का प्रमुख रूप से काम करना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है। प्रावधान क्या है इसके? धारा 3 भारतीय सेवा की शर्तें के नियम से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से बताती है कि इसके प्रावधान किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, डिक्री, आदेश के बावजूद लागू होते हैं। निश्चित प्रतिनियुक्ति कोटा धारा सीएपीएफ में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित उच्च प्रशासनिक पदों का सटीक प्रतिशत निर्दिष्ट करती है। अनिवार्य कोटा बना दिया गया है कि इतने % ऑफिसर जो हैं वो आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस से आएंगे ही। ठीक है। महानिदेशक आईजी रैंक के कुल पदों में 50% आईपीएस अधिकारी होंगे। एडीजी के कुल पदों में 67% आईपीएस अधिकारियों द्वारा भरे जाना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल डायरेक्टर जनरल एसडीजी या डायरेक्टर जनरल ऑल पोस्ट 100% जो होंगे वो क्या होंगे? आईपीएस अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे। कोई कमांडेंट है, सीआरपीएफ का कोई कमांडेंट है, काफ़ी समय से उसने काम किया, परीक्षा पास करके गया है, वो उसको फील्ड का भी अनुभव है, लेकिन इन ऊंचे पदों पर उसको जाने के लिए नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षित कर दिया गया है इतने % पद तो आईपीएस से ही आएंगे। उसके अलावा अगर कोई बच गया तो उसमें आप आ सकते हैं। अधिनियम के प्रावधान संशोधन शक्तियां धारा 4 केंद्र सरकार को अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है। सरकार इन संशोधन केवल एक अधिसूचना के माध्यम से लागू कर सकती है। जब भी सार्वजनिक हित में ऐसी कार्रवाई करनी आवश्यक या समीचीन समझे वो उसे लागू कर सकती है। इसके लिए कोई नया कानून पास करना आवश्यक नहीं होगा। कानूनी स्थिति और विवाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है इस अधिनियम को। सीएपीएफ अधिकारी, सीएपीएफ के सहायक कमांडेंट विभोग कुमार सिंह शौर्य चक्र बिरजेजा के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर यानी असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। धारा 3 और धारा 4 को सीएपीएफ के कार्यकारी कैडेट का अधिकारी का मांग है कि शीर्ष नेतृत्व को विशेष रूप से आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित करने के बजाय उच्च प्रशासनिक ग्रेड पर संबंधित बल के पात्र अधिकारियों से ही भरे जाना चाहिए। जिसने बीएसएफ में जीवन भर काम किया है, सीएपीएफ में काम किया है, सीआरपीएफ में काम किया है, उसी के अधिकारियों के द्वारा ऊंचे पदों को भी भरा जाना चाहिए। तो ये प्रमुख विवाद है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर आर्म पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में जाएं। तो अगर वो गए हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, इसे ज़रूर याद रखिएगा। प्रीलिम मेंस कहीं पर भी पूछा जा सकता है ये। इंडियाज़ सोलर पावर जनरेशन जंप 138% इन 4 ईयर्स, मिनिस्ट्री का यह रिपोर्ट है। तो ये ज़रा समझते हैं। भारत के स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के लगभग 3 गीगावाट से भर करके 30 जून 2026 तक 162.15 गीगावाट हो गई है। 50 गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता 2014 से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जिसके कारण से सौर ऊर्जा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बड़ी घटक बन गई है। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 238.6346 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 274.68 गीगावाट विशुद्ध रूप से नवीकरणीय ऊर्जा से ही प्राप्त कर रहे हैं। हम गैर जीवाश्म में हम लोग 274 जो हैं ये रेन्यूएबल एनर्जी से हम लोग कम्प्लीटली प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही बेहतर न्यूज़ हमारे लिए, क्योंकि हमने जो लक्ष्य रखा हुआ है 2070 तक कार्बन एमिशन को जीरो करना, उसमें यह मदद करेगा, पॉल्यूशन को यह कम करेगा और देश की ऊर्जा निर्भरता भी कहीं न कहीं बाहरी देशों पर कम होगी। 2025 में भारत ने 37 गीगावाट क्षमता का विस्तार किया, जो वार्षिक वृद्धि के मामले में यूएसए से भी अधिक था। इसके परिणामस्वरूप भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा विकास बाजार के रूप में उभरा है। 25-26 के दौरान भारत ने रिकॉर्ड 44.61 गीगावाट क्षमता स्थापित की है। वित्त वर्ष 24-25 में 23.83 गीगावाट की तुलना में लगभग दोगुनी है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता तक की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। इस प्रकार से डेटा भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि हमने किस हद तक काम किया है। विनिर्माण वृद्धि और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता। घरेलू सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से तेज़ी से बढ़ करके 172 गीगावाट तक हो गई है। तो घरेलू स्तर पर हम विनिर्माण कर रहे हैं, ये और भी बेहतर चीज़ है हमारे लिए। लगातार घटते शुल्क। भारत को विश्व के सबसे कम लागत वाले सौर ऊर्जा बाजारों में से एक बना दिया गया है। 2025 में उपयोगी स्तरीय सौर परियोजनाओं के समतुल्य लागत लगभग $35 प्रति मेगावाट घंटा थी, जबकि इसका वैश्विक स्तर पर हम लोग लागत देखेंगे तो $44 प्रति मेगावाट
आवर के हिसाब से दुनिया में कॉस्ट है। तो इसका मतलब भारत में कॉस्ट भी कम है, जिसके कारण से तेज़ी से भारत में निवेश भी इस क्षेत्र में आकर्षित कर रहे हैं हम। कुछ मिशन है, इसके बारे में तो हम लोग नीचे पढ़ेंगे, अभी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको इन मिशन के बारे में। सोलर पार्क योजना का भी क्षेत्रीय विस्तार किया जा रहा है। सोलर पार्क योजना का प्रारंभिक लक्ष्य 20 गीगावाट था, जिसको बढ़ा करके 40 गीगावाट किया गया। फरवरी 2026 तक 39,188 मेगावाट की कुल स्वीकृत क्षमता के साथ 54 सोलर पार्कों को मंजूरी दी जा चुकी है। गुजरात में 12,150 मेगावाट की स्वीकृत क्षमता के साथ सबसे अग्रणी राज्य है। ये जरूर याद रखिएगा, प्रीलियम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद से राजस्थान और एमपी का स्थान आता है। सोलर पार्क की हम लोग बात कर रहे हैं। योजना के तहत विकसित प्रमुख परियोजनाओं में राजस्थान का भादला सोलर पार्क, मेगावाट स्थापित क्षमता, कर्नाटक का पावागढ़, मध्य प्रदेश के रीवा सोलर पार्क शामिल है, जहां पर जाइंट बड़े स्तर के सोलर पार्क जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। रूफटॉप और डिसेंट्रलाइज यानी कि घरों के ऊपर में अगर हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे सरकार के ग्रिड के ऊपर में दबाव कम पड़ेगा। इसमें भी काफ़ी ग्रोथ हमने देखा है। पीएम कुसुम जैसी योजनाएं जो हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रही हैं। ग्लासगो में COP 26 में घोषित भारत के पंचामृत लक्ष्यों में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करना और 2070 तक शून्य प्राप्त करना शामिल है। तो ये जो हमने 500 गीगावाट 2030 तक प्राप्त करना है, उसमें यह काफ़ी ज़्यादा सहायक होने वाला है। अब ज़रा भारत सरकार की 3 योजनाएं हैं, उसके बारे में ज़रा हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं 3 योजनाओं ने सबसे अधिक मदद किया है सरकार को सोलर क्षमताओं को इस हद तक ग्रो करने में। राष्ट्रीय सौर मिशन है, लॉन्च डेट जनवरी 2010। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत भारत की ऊर्जा सिक्योरिटी सुनिश्चित करने, पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल के रूप में से लॉन्च किया गया। तो इसका लक्ष्य क्या था, तो 2022 तक 20 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। 2015 में इस लक्ष्य को संशोधित कर 100 गीगावाट कर दिया गया। तो इसमें संशोधन भी किया गया, ये भी ध्यान रखिए कब शुरू किया गया, क्या इसके लक्ष्य हैं और क्या कब संशोधन किया गया। आंकड़े जरूर याद रखना भाइयों बहनों, क्योंकि अब यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, यूपी वाला एग्ज़ाम हो या बिहार हो, प्रीलियम में पता नहीं क्या है, आंकड़ों पर आधारित सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस प्रकार के आंकड़ों पर आधारित सवाल अगर आते हैं तो आपको यह मदद कर देगा। सौर पार्क योजना 2014 में लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री वही है। बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिए प्लग एंड प्ले, भूमि, सड़क, पानी, ग्रिड कनेक्टिविटी सरकार दे देती है। वहाँ पर कंपनी आकर के अपना सोलर पार्क बना लेती है और फिर उसे प्रदान करने लग जाती है। शुरुआत में 20 गीगावाट क्षमता वाले 25 सोलर पार्क विकसित करने का लक्ष्य था, जिसे बढ़ा करके 40 गीगावाट कर दिया गया था। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इसी प्रकार से बनाया गया है। चरण 1 2015 में, चरण 2 2022 में इसका लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री वही है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यह एक व्यापक ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचा परियोजना है। क्या है, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, बिजली को पहुंचाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जिसका उद्देश्य सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली को पारंपरिक पावर ग्रिड के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना। जैसे मान लीजिए अपना पावर ग्रिड यहाँ पर बना हुआ है, जो पारंपरिक रूप से बना हुआ है, यहाँ पर सोलर पार्क है या विंड पार्क है, तो यहाँ से जो बिजली उत्पादन हुआ उसको पारंपरिक ग्रिड तक सप्लाई करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको बनाने का इस योजना के तहत, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना, इस योजना के तहत किया जा रहा है। आपको समझ में आ गया होगा क्या सरकारें प्रमुख प्रावधान क्या हैं इसमें। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा बहुल राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु से ऊर्जा निकासी के लिए नई अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, विद इन द स्टेट एंड स्टेट से स्टेट बाहर की ओर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना, नए सब स्टेशन स्थापित करना ताकि उत्पादित हरित ऊर्जा बर्बाद ना हो और सुरक्षित तरीके से उसे पहुंचाया जा सके। तो आज के हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। कौन कौन से प्रमुख टॉपिक थे, एक सोलर एनर्जी वाला था, उसके अलावा एक हमने कवर किया कौन सा, तो CAPF वाला, और एक हमने कवर किया जो काफ़ी डिटेल में AI एंड साइबर को लेकर के आर्टिकल आया हुआ है, उसे हमने कवर किया है। एक और टॉपिक है जिसको कल कवर करेंगे हम लोग, अमृत योजना के बारे में। अमृत योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।